नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 8 जुलाई को एक चरण में सभी करीब 73,000 पंचायत सीटों पर चुनाव होंगे। उसमें से करीब 62,500 ग्राम पंचायत की सीटें हैं, करीब 9,500 पंचायत समितियों की है और 900 के करीब जिला परिषद की सीटें हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि जब चुनाव की बात आती है तो विवाद के साथ चोली दामन का साथ हो जाता है। यह पश्चिम बंगाल के बारे में विशेष तौर पे बात कही जाती है और यहाँ इस बार भी चुनाव की घोषणा के साथ ही विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा हुआ कि नए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनकी नियुक्ति 7 तारीख को होती है। 8 तारीख को उन्होंने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया और औपचारिक ऐलान जो होता है, जो पब्लिकेशन जो उसका होता है, जो पब्लिश किया जाता है, वो 9 तारीख को हो गया। 9 तारीख को किया गया और 9 ही तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई और उसकी मियाद सिर्फ 15 जून तक ही रखी गई। अब विपक्षी दलों को ये कहने का मौका मिला और उनकी जो राय है, उनकी जो बात है वो वाजिब भी लगती है। उनका ये कहना है कि आपने पहली बात तो ये कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले विपक्ष के दलों के साथ आपने कोई राय मशवरा नहीं किया। दूसरा कि सुरक्षा के बारे में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप चुनाव कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपने कोई बातचीत नहीं की और आपने सीधे तारीख का ऐलान कर दिया और इतना कम समय दिया। और साथ में एक और आपने बात कह दी कि चुनाव जो नामांकन पत्र भरने का जो होता है, वो जो फॉर्म होता है वो आपको फिज़िकली लेना होगा और उसको फिर भर के देना होगा। तो विपक्षी दलों का ये कहना था कि भाई ये तो साफ साफ इसके पीछे में एक मंशा लगती है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके उम्मीदवारों को आप फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने में सबसे पहले यानी 2 पार्टियां मोटे तौर पे गई। जो बीजेपी के जो नेता हैं विधानसभा में, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही अलग पिटीशन डाला। वो जो कांग्रेस के तरफ से अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ये अर्जी दायर की। हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई की। चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाले डिवीज़न बेंच में इसकी सुनवाई हुई। कल ही सुनवाई हुई उसकी और हाईकोर्ट ने भी ये महसूस किया कि ये जो समय सीमा जो दी गई है ये थोड़ा सा कम लगता है और उन्होंने चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर है या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको उन्होंने ये बोला कि इस पे आप विचार करें, अगर मियाद जो है वो थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि जो फरियाद करने गए थे, जो अर्जी थी, उसमें सुरक्षा को लेके भी बात हुई थी और इनकी ये मांग है कि जो चुनाव कराए जाएं वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के निगरानी में किए जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने फ़िलहाल उसके बारे में कोई बात नहीं कही है, लेकिन और देखना होगा कि सोमवार को वो इसके बारे में क्या कहती है। अब ये जो दिमाग में ये बात लोगों के आई और ये हाईकोर्ट का दरवाज़ा उठाया, निष्पक्षता पे उनको संदेह हुआ, तो ये बेवजह है या इसका कोई इतिहास भी है, इसका कोई वजह भी है? तो अगर लोगों को याद हो, आप लोगों को अगर याद हो, तो जो पिछला चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल की पंचायतों का 2018 में, उसमें करीब 34% सभी सीटों के, जितनी भी पंचायत की जो सीटें थी उसके 34% सीटों पे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आ गए थे। उस समय यह आरोप था कि जो विपक्षी दल के जो लोग थे उनको नामांकन भरने से ही रोक दिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, परिवार वालों को धमकाया गया और फिजिकली वहाँ पे उनको भरने नहीं दिया गया नामांकन। ये ऐसा नहीं है कि ये 2018 में ही सिर्फ ये बात हुई, ये इसके पहले भी होते रहा है।
दरअसल पश्चिम बंगाल की एक पहचान जो है राजनीतिक, जहाँ पे चुनावी राजनीति की जो बात होती है वो कुछ ख़ास चीज़ों के लिए हो जाती है। वो इसलिए नहीं होती कि वहाँ पे एक लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था, लेफ़्ट फ्रंट जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करता, या कांग्रेस जो कि बड़े डेमोक्रेसी की बात करती, या तृणमूल कांग्रेस जिसको डेमोक्रेसी पे भरोसा होता है। ये सारे लोग इसके ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी का गला घोटने का, जब जब सत्ता में जहाँ पे भी रहे उन्होंने ये काम किया। पश्चिम बंगाल उससे अछूता नहीं था। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो उस समय इसी तरीके का काम होता था, और चुनावी हिंसा के शिकार जो उस समय का जो प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे अगर कर लें, जो ज़मीन पे जो मदबूज था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, तो वो उसके निशाने पे थे। इमरजेंसी के बाद जब सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आई तो उसके निशाने पे कांग्रेस के लोग हुए, और उसी समय से ये बात एक टर्म ख़ास तौर पे ईजाद हुआ जिसको आमतौर पे हम लोग बाकी जगहों पे बूथ कैप्चरिंग कहते थे। वो वहाँ पे साइलेंट जो एक रिगिंग होती थी, साइंटिफिक रिगिंग जो होता था वो होता था। और वो साइंटिफिक रिगिंग क्या था कि आप किसी को दरअसल या तो नामांकन नहीं भरने देते थे या फिर किसी को वोट नहीं देने देते थे जो विरोध में आता था, और हिंसा होती नहीं थी, पता नहीं चलता था अगर हिंसा हो भी रही है। तो ये एक साइंटिफिक रिगिंग जो हुआ करता था, 90% तक सीटें लोग लेके जाते थे। अप्रत्याशित नतीजे आया करते थे उस समय लेफ्ट फ्रंट के। लेकिन जो हिंसा की बात थी तो शुरुआती दौर में उनके कोप का शिकार कांग्रेस को होना पड़ता था। लेकिन 90 के दशक में जब आखिरी हिस्से में जब तृणमूल कांग्रेस बन गई, कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी ने जब वो बनाया, चूँकि वो वाम मोर्चा के हिंसा के खुद शिकार रही हैं, ये हर किसी ने देखा भी है। और इसी कारण कि कांग्रेस चूँकि आवाज़ नहीं उठाती थी, उस तरीके से लड़ती नहीं थी, राष्ट्र की राजनीति के नाम पे राज्य में जो कुछ हो रहा था उसकी वो अनदेखी करती थी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती थी। हिंसा के जो शिकार होते थे कि राज्य में वो हिंसा के शिकार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे आप सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते थे तो मिल के लेफ्ट फ्रंट के साथ आप चुनाव लड़ लेते थे या सहयोग ले लेते थे। तो उन्होंने पार्टी अपनी अलग बना ली। तो शुरुआत के दिनों में उसकी शिकार हुई, ये हर किसी को मालूम है। 2003 की जहाँ तक बात कर लूँ कि निर्विरोध चुनने की जो बात होती है, वाम मोर्चा उस समय सत्ता में हुआ करता था। 7000 वाम मोर्चा के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुने गए थे। और जो हिंसा की बात होती है तो 76 लोगों की मौत हुई थी 2003 में, जो पंचायत चुनाव हुए थे, 76 लोगों की। और ये सिलसिला आगे भी चलते रहा। 2008 में चुनौती लेफ्ट फ्रंट को ज़्यादा मिली, तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा मिली। उनके जो जीत का जो प्रतिशत था, वोट का जो प्रतिशत था अगर ये कह लूँ, तो वो कम हो गया, 52% तक ही आ गया। और वहाँ से लोगों को ये लगा कि शायद इसी से जो 2011 के जो नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, यहाँ पे वाम मोर्चा 3.5 दशक के बाद सत्ता से बाहर हुई थी, उसकी बुनियाद लोग ये कहते हैं कि वो 2008 के जो पंचायत चुनाव हुए थे वहीं से पता चलता है। और फिर 2013 में जब चुनाव हुआ तो तब तक तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वो सत्ता में आ गई थी। तो शिकार तो वो हुई थी, रिगिंग की शिकार हुई थी, वो हिंसा की शिकार हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि वो इससे अपने को दूर रखेंगी और एक स्वच्छ राजनीति को वो वहाँ पे देने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये हुआ नहीं। 2013 में भी निर्विरोध लोग चुन कर आए, उस समय भी हिंसा हुई, और 2018 में उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। जैसा मैंने कहा, 34% लोग निर्विरोध चुन के आ गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, उम्मीद करता हूँ कि नहीं हो, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो ये बताता है, ये भरोसा नहीं दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। कल यानी 9 तारीख को ही जैसे ही मुर्शिदाबाद ज़िले में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर गई, जब वो नामांकन पत्र लेने के लिए गया हुआ था,
समर्थकों के साथ उम्मीदवार की तरफ से वहाँ पे झड़प हुई। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रोका जा रहा था, नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा था, झड़प हुई, उसकी हत्या हो गई। क्या ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा? क्या जहाँ पे चुनावी हिंसा होती है, जहाँ पे चुनावी जो रिगिंग अगर होती है वो किया जाता है, विपक्ष के लोगों को वोट देने से और नामांकन भरने से भी रोका जाता है, जो लोग ये करते हैं, और मैंने तीनों पार्टियों के बारे में आपने बात कर ली, क्या उनके मुंह से ये बात शोभा देती है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? अगर आपको ये लगता है कि ये इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होने से चंद नेताओं के ऊपर, सिर्फ पार्टियों पे नहीं, चंद नेताओं पे जिनके ऊपर में आरोप लगे हुए हैं, लंबे समय से आरोप लगे रहते हैं, तो उनकी बात अगर हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा मापदंड, ये समझ के परे है। और ये इसका एक टेस्ट होगा। ये नामांकन भरने की प्रक्रिया है। पहले दिन ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। अगर सोमवार को तारीख और बढ़ा दी जाती है नामांकन भरने का, 2 या 3 दिन, इसकी ही उम्मीद की जा सकती है, उतना ही बढ़ाया जा सकता है। तो अगर उस समय निर्विरोध खड़े करने की अपने ही कैंडिडेट की तृणमूल अगर सफल हो जाता है और विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे नहीं उम्मीदवारी करने का मौका मिल पाता है, और उस दौरान जो लोग कर भी पाते वो हिंसा का शिकार पाना पड़ता है, तो क्या पटना में जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, वहाँ पे वो ममता बनर्जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ऊपर उठा के ये नारा लगा सकते हैं कि देश की राजनीति में लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए केंद्र से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के हटा देना चाहिए लोगों को? इस बारे में उनको विचार करना होगा, सोचना होगा। अगर उनको एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत कर दी है, तो ये सभी पार्टियों के लिए मौका है जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि ये ऐसा ही करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आपकी बात की इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।